तो अभी अपन पढ़ेंगे मौर्य उत्तर कला। इसमें दो तरह की कला हैं। एक तो भारतीय शासक है, भारतीय शासकों में पहले हैं वैम्बिक सुंग वंश, दूसरे हैं मणुवंश, तीसरे हैं आंध्र सातवाहन वंश और चौथे हैं चेदी अथवा महामेदवान वंश। एक तो इन शासकों की कला पढ़ेंगे अपन, दूसरे हैं विदेशी शासक। इसमें अपन पढ़ेंगे इंडो ग्रीक, यानी हिंद यूनानी शासक, दूसरे शक, तीसरे पहलव और चौथे कुषाण, यानी यूची तोखरी। शक सीथियन और पहलव पार्थिन। दिया। तो इसमें वापस से लिखो, चेंज कर दूं ना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वैम्बिक सुंग कला। सबसे पहले तो पुष्यमित्र सुंग ने सांची स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया और सांची में स्तूप संख्या 1 क्या कहलाया? महास्तूप।
इसके लकड़ी के भाग को पत्थर से बनवाया। सांची के स्तूप के लकड़ी के भाग को किससे बनवाया? पत्थर से बनवाया। दूसरा, इसने भरूत स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया। तीसरा, इसने बौद्ध गया मंदिर के चारों ओर रेलिंग लगवाई। इसने दो अश्वमेध यज्ञ किए और इसकी जानकारी धनदेव के अयोध्या लेख से मिलती है। धनदेव के अयोध्या लेख से जानकारी मिलती है किसने? अब शुंग कला लौकिक जीवन से प्रेरित थी, जबकि मौर्य कला तो दरबारी कला थी ना। अरे मौर्य काल में अपन ने जो कला पढ़ी वो तो कैसी थी? दरबारी कला थी। लेकिन ये कला कैसी है? और कौशाम्बी मृण्य मूर्तियों में लक्ष्मी की मूर्ति सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और शुंग काल में ही पहली बार मूर्ति बनाने के लिए सांचे का इस्तेमाल हुआ। मूर्ति बनाने के लिए सांचे का इस्तेमाल। मूर्ति बनाने के लिए सांचे का इस्तेमाल हुआ। फिर यहाँ से मथुरा से
तो उस महिला का तो उस नाम अपने किसी इंडियन लड़की का होता है क्या? तो उस नाम की विदेशी महिला का क्या मिला है? देवाल्य। तो ये कहती है कि मैंने संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और सांब की मूर्तियां बनाई। संकर्षण कौन है? बलराम। संकर्षण, बलराम, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और सांब, इनकी क्या बनवाई हैं? मूर्तियां बनवाई हैं। और ये लेख कब का है? पहली शताब्दी ईसा पूर्व का। तो मथुरा से तोस नाम की विदेशी महिला का एक लेख मिला है। उस लेख में अंकित है कि मैंने संकर्षण यानी बलराम, वासुदेव यानी श्री कृष्ण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और शाम की मूर्तियां बनवाई हैं। अब बैम्बिक सुंग वंश की जो कला के केंद्र थे ना, ये हैं सांची, भरहूत, बेसनगर, मथुरा। सुंग कला के केंद्र हैं सांची, भरहूत, बेसनगर, मथुरा नहीं, बौद्ध गया। मथुरा तो कनिष्क के समय हो जाएगा। बौद्ध गया। जब भी आपको ऐसे दिखाया जाए कि किसी भी टॉपिक पे लिखा जाए कला के केंद्र यहाँ हैं, वो याद करने होते हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होते हैं। तो सुंग कला के केंद्र कहाँ थे? हम्म। इस काल में निर्माण कार्यों में किसका इस्तेमाल हुआ? पत्थरों का प्रयोग। सुंग काल में निर्माण कार्यों में किसका प्रयोग होने लग गया? पत्थरों का प्रयोग। दूसरी बात है, इस युग में संस्कृत का उत्थान शुरू हुआ। इस युग में संस्कृत का पुनरुत्थान शुरू हो गया। अब जो सुंग राजा था भागभद्र, उसके दरबार में एक यूनानी दूत आया था, हेलियोडोरस। बेसनगर, गरुड़ स्तंभ, यही है। तो यूनानी दूत था, हेलियोडोरस।
तक्षशिला से आया था। यूनानी दूत हेलियोडोरस कहाँ से आया था? तक्षशिला से आया था। और ये कहाँ आया था? विदिशा राजा भागभद्र के दरबार में। हेलियोडोरस आया कहाँ से था? तक्षशिला से। किसके दरबार में आया? विदिशा के राजा भागभद्र के दरबार में आया। तो हेलियोडोरस ने भागवत धर्म स्वीकार कर लिया। एक बात। दूसरा, इसने बेसनगर यानी विदिशा में गरुड़ स्तंभ लगवा दिया। और इसने गरुड़ स्तंभ में दम, प्रमाद और त्याग। हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ में दम, त्याग और अप्रमाद, दम, अप्रमाद और त्याग, इन तीनों को क्या बताया? अमरता के 3 कदम। तो बेसनगर गरुड़ स्तंभ किसने लगवाया? हेलियोडोरस ने। ये कहां से आया था? तक्षशिला से। यूनानी राजदूत था ये। और इसने भागवत धर्म स्वीकार कर लिया। और इसने बेसनगर उड़ीसा में गरुड़ स्तंभ लगवा दिया। और इसमें इसने दम, प्रमाद और त्याग को अमरता के 3 कदम बताया। ये स्तंभ 1870 में कनिंगम ने खोजा। ये स्तंभ 1870 में किसने खोजा? कनिंघम ने खोजा। अब पुष्यमित्र सूंग के दरबारियों की बात करें तो पतंजलि। और पतंजलि थे वो इसके पहले अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। दूसरा काम जो पतंजलि ने किया वो क्या लिखा? पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका लिखी। कौन सी? महाभाष्य से लिखा। और सुंग काल में ही हुए हैं कौन? सुंग काल में मनु स्मृति की रचना हुई। सुंग काल में किसकी रचना हुई? मनु स्मृति की रचना हुई।
तो ये अपन ने पहली कला पढ़ी है किसकी? पुष्यमित्र सुंग यानी बैम्बिक सुंग वंश की। अब अपन पढ़ेंगे कौन सी कला? कणुओं का तो बेचारों का कुछ लेना देना ही नहीं है, वो तो आए और चले गए, उनकी तो जानकारी मिलने में ही बड़ी बारा महाभारत है। अब देखो, एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्य अवदान, ये कहता है कि पुष्यमित्र सुंग ने सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूप नष्ट करवा दिए। दिव्य अवदान कहता है कि पुष्यमित्र सुंग ने सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित 84,000 स्तूप नष्ट करवा दिए। चेंज कर दें? अब है आंध्र सातवाहन कला। आंध्र सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। पहली बात तो क्या है, आंध्र सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या है? प्राकृत है। और इनकी अगर बुक्स की बात करें, इस काल की जो किताबें हैं, तो पहली है, हाल ने क्या लिखी? गाथा सप्तशती। दूसरा, सर्ववर्मन ने कातंत्र व्याकरण लिखी। तीसरा, गुणाढ्य ने वृहत कथा लिखी। गुणाढ्य ने क्या लिखी? वृहत कथा लिखी। फिर निर्माण कार्यों की बात करें तो पहला है अमरावती स्तूप। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में। और इसका क्या हुआ? पुनर्निर्माण किसके द्वारा? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के द्वारा। किससे बनाया इसे? अरे सातवाहन काल की बात कर रहे हैं, पुनर्निर्माण हो रहा है, निर्माण नहीं लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? बनवा तो सम्राट अशोक ने दिया था, ये तो क्या कर रहे हैं? पुनर्निर्माण कर रहे हैं। तो इन्होंने पुनर्निर्माण में क्या किया? संगमरमर लगवाया, संगमरमर की रेलिंग लगवाई।
इसमें महात्मा बुद्ध का पवित्र दांत रखा हुआ था। इसे किसने खोजा है? इसे कॉलिन मैकेंजी ने खोजा है। दूसरा स्तूप है, अच्छा, अमरावती का पहले क्या नाम था? धरणी या ध्यानकटक? नागार्जुनी कोंडा, जिसका दूसरा नाम है विजयपुरी। और ये भी कहाँ है? आंध्र में ही है। और नागार्जुनी कोंडा की ख्याति किस लिए थी? इक्ष्वाकु राजधानी के रूप में। नागार्जुनी कोंडा किस लिए जाना गया? इक्ष्वाकु राजधानी के रूप में। तो यहाँ राजा वीर पुरुष दत्त ने महाचैत्य बनवाया। नागार्जुनी कोंडा का स्तूप किसने बनवाया? राजा वीर पुरुष दत्त ने। बना दिया? चेंज कर दें? अब देखो, आर्य के स्तूप। अपन जानते हैं, अपन ने पढ़ा, स्तूप ये था, यही था ना? और ये किस पे बनता था? टीले पर। यही है। अब इसके चारों ओर रेलिंग तो लगा दो। ये ये क्या था? ये है हरमी का। क्या है ये? हरमी का। और ये यष्टि। और इस पे ये
छत्र। और इसका ये वाला हिस्सा पूजा इसकी तो होगी, धातु मंजूषा की। और ये क्या है? मेहदी। और ये वेदिका, हिंदी में वेदिका। ये क्या है? प्रदक्षिणा पथ। और ये क्या है? अंड आकार। और ये यही है स्तूप। अब इसमें ये क्या है? एंट्री गेट है ना। तोरण द्वार। अब अपन जो घर बनाते हैं उस घर के चारों ओर एक बाउंड्री कर देते हैं अगर स्पेस होता है तो। अब ये शहर में तो घर ही 100 गज का है, 50 गज का है, तो फिर तो काई की रेलिंग करें। शहर महंगे बहुत है ना। अब गांव में तो अपन घर बनाएंगे खेत में, तो जमीन की कोई कमी नहीं है। यही है। तो आप घर के चारों ओर बाउंड्री कर देते हो। वो बाउंड्री थोड़ी इतनी ऊंची करते हो ताकि घर में अंदर दिखाई ना दे कुछ भी, आंगन में कोई काम करे तो। या फिर छोटे छोटे रहने देते हो? ऊंची करते हैं क्यों? दिखाई ना दे और ये जो जानवर है ये उसे छलांग लगा के अंदर ना आ सके। ये बात है या नहीं है? है। तो ये जो तोरण द्वार था इस पे यहाँ इन्होंने ये ऐसे खंबे खड़े कर दिए, पिल्लर, ताकि अंदर दिखाई ना दे। तो ये जो पिल्लर खड़े किए इन्होंने, ये क्या कहलाए? आर्यक। आर्यक यानी पूजा। तोरण द्वार के ऊपर इन्हीं पे लगाई वो पेंटिंग्स खूब सारी, जातक कथाएं, और इन्हीं को बनाया। तो ये आर्यक स्तूप की विशेषता केवल और केवल कहां है? दक्षिण भारत के स्तूपों में। आर्यक स्तूप बड़ी विशेषता केवल कौन से क्षेत्र के स्तूपों में है? दक्षिण भारत के स्तूपों में। ये तो आर्यक स्तूपों की अपन बात करेंगे तो कोली, भट्टीप्रोलु, जोगलपेटा, और घंटसाल। बना दिया। फैन बहुत तेज चल रहा है। गर्मी में क्या काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। और अगर सर्दियां हो तो
सर्दी सर्वश्रेष्ठ है, उसमें खाने में कोई दिक्कत नहीं है, नींद लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं सो जाओ कोई समस्या। गर्मी तो बहुत वाहियात चीज़। कितना बढ़िया होता अगर राजस्थान में भी कोई ऊंचा पर्वत होता जिस पे बर्फ़ पड़ी रहती और थोड़ी ठंड रहती, लेकिन यहाँ तो क्या है, रेत का समुद्र। बना दिया, चेंज कर दें। तो आर्यक स्तूप की विशेषता किस क्षेत्र के स्तूपों में है? क्या होते हैं ये? अब चुप हो गए। अरे बताओ ये क्या है? तोरण द्वार पर खंबे लगाए, वो स्तंभ लगाए गए ताकि सुरक्षा नहीं सुरक्षा थोड़ी होती है ये, ठीक है ना, प्राइवेसी बनाए रखने के लिए। अब है चैत्य, चैत्य और विहार। तो चट्टानों को काटकर गुफा बनाने की परंपरा किसने शुरू की? चट्टानों को काटकर गुफा बनाने की परंपरा मौर्य शासकों की देन है। और आंध्र सातवाहनों ने भी इसे जारी रखा। चट्टानों को काटकर गुफा बनाने की परंपरा आंध्र सातवाहनों ने भी जारी रखी। इन्होंने जो कुछ प्रसिद्ध चैत्य बनाए, दो तरह के हैं। एक तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के, जिनमें बाजा, होंडा ने पीतल खोरा, पीतल खोरा को बौद्ध ग्रंथों में पीतलगंज भी कहा गया है। और अजंता की गुफा संख्या 10। और पहली शताब्दी ईसा पूर्व के जो चैत्य हैं, उनमें पहला है बेड़सा, दूसरा है अजंता गुफा संख्या 9, और तीसरा है नासिक, है ना। तो नासिक को एक तो ये गोदावरी के तट पर है,
इसे सातवान राजा कृष्ण ने बनवाया। इसमें 17 गुफाएं हैं। नासिक में टोटल कितनी गुफाएं हैं? 17 गुफाएं। इसको पांडुलेन भी कहा जाता है, जिसमें एक संगीतशाला भी है। तो कौन सी गुफा में एक संगीतशाला है? और जो कार्ले का चैत्य है, ये बोरघाट पहाड़ी पर है। और ये प्राचीन भारत का सबसे सुंदर चैत्य है। कार्ले चैत्य जो है वो बोरघाट पहाड़ी पर है, और इसकी गणना प्राचीन भारत के सबसे सुंदर चैत्यों में होती है। बना दिया। प्राचीन भारत का सबसे सुंदर चैत्य कौन सा है? कार्ले चैत्य। और कौन सा चैत्य है जिसमें एक संगीतशाला भी है? नासिक। कौन सा है? नासिक। और नासिक चैत्य का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? सातवान राजा कृष्ण ने। कृष्ण ने। अब अपन बात करेंगे खारवेल के निर्माण कार्यों की। तो खारवेल था कलिंग में चेदी शासक। खारवेल कहाँ था? कलिंग में चेदी शासक। इसने उदयगिरी और खंडगिरी। अब कलिंग आज का उड़ीसा है, ये तो पता है ना। कलिंग आज का क्या है? उड़ीसा है। इसने उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं का निर्माण करवाया। और ये गुफाएं जैन साधुओं के लिए बनवाई। ये गुफाएं किसके लिए बनवाई? जैन साधुओं के लिए बनवाई। और
हाथी गुम्फा लेक से हमको ये सब जानकारी मिल रही है। ये समस्त जानकारी हमको किससे मिल रही है? हाथी गुम्फा लेक से मिल रही है। और ये हाथी गुम्फा लेक है जो वर्षवार घटनाओं की जानकारी देने वाला प्राचीन भारत का एकमात्र अभिलेख है। इसमें महाराज की उपाधि का प्राचीनतम उल्लेख है। इसमें भारतवर्ष का उल्लेख है। तो महाराज की उपाधि का प्राचीनतम अभिलेख किसमें है? और भारतवर्ष का भी उल्लेख कहाँ है? और इसने कलिंग में महाविजय विहार बनवाया। और महापद्मनंद द्वारा महापद्मनंद की नहर को कलिंग तक लाया। महापद्मनंद ने जो नहर तनसूली में बनाई थी उसका विस्तार करके ये कलिंग तक ले आया। और इसने राजसू यज्ञ करवाया। जैन मत का अनुयायी होने के बावजूद क्या करवा रहा है? बना दिया? चेंज कर दें? अब है, चेंज कर दूं क्या? नहीं रह गया, कर दें? अरे विष्णु, अब वो सातवान रानी नैनिका का नाना घाट अभिलेख रह गया था। नैनिका या ऐसे लिखते हैं नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख से सातवान रानी नैनिका या
नागनिका ने अंकित करवाया। ये सातवान राजा कृष्ण प्रथम की रानी थी। तो नानाघाट अभिलेख से हमको भूमि अनुदान की प्राचीनतम जानकारी मिलती है। नानाघाट अभिलेख से हमको भूमि अनुदान की प्राचीनतम जानकारी मिलती है और इसमें कृष्ण, इंद्र, संकर्षण पूजा का उल्लेख है। इसमें किसका उल्लेख है? हाँ, तो ये अपने कौन सी कला हो गई? ये अपने भारत मौर्योत्तर काल में भारतीय शासकों की कला हो गई। अब है मौर्योत्तर काल में विदेशी कला। मौर्योत्तर काल में कौन सी कला है? विदेशी कला। सबसे पहला राजवंश कौन सा था? इंडो ग्रीक, यानी भारत में हिंद यूनानी आक्रमण का प्रभाव। सबसे पहले हिंद यूनानी राजवंश था ना, तो अपन पहली बात क्या करेंगे? हिंद यूनानी आक्रमण का प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव है लिपि युक्त स्वर्ण मुद्राएं। भारत में लिपि युक्त स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले किसने चलाई? इंडो ग्रीक शासकों ने चलाई। इससे पहले भारत में कैसे सिक्के चलते थे? आहत सिक्के चलते थे। और ये पहली भारत में लिपि युक्त स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? डेमेट्रियस द्वारा। भारत में सबसे पहले लिपि युक्त स्वर्ण मुद्राएं हिंद यूनानी राजा डिमेट्रियस ने खरोष्टी और यूनानी लिपि में चलाई। इससे पहले प्राचीन भारत में कैसी मुद्राएं चलती थी? आहत। खरोष्टी लिपि और यूनानी लिपि। कौन सी लिपि में चलाई? खरोष्टी लिपि और यूनानी लिपि में चलाई। और ये स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने कहां चलाई? उत्तर पश्चिमी भारत में चलाई। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण भारत में चला दी हो, ये मुद्राएं इन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत में चलाई।
इससे पहले भारत में कैसे सिक्के चलते थे? आहत। आहत, पंचमार्क या ठप्पा मुद्राएं चलती थी। दूसरी यूनानियों की जो देन है वो है कि हमने यूनानियों से सप्ताह के 7 दिन, 9 ग्रह, कैलेंडर। सप्ताह के 7 दिन होते हैं, कैलेंडर होता है, 9 ग्रह होते हैं, और संवत चलाना और संवत। और ज्योतिष में पौलिक और रोमक, ज्योतिष के पंच सिद्धांतों में से पौलिक और रोमक किसके हैं? हाँ, पौलिक और रोमक सिद्धांत यूनानियों की देन है। और सिक्कों के लिए प्रचलित द्रम शब्द यूनान से लिया। सिक्कों के लिए जो शब्द प्रचलित है द्रम, वो हमने किससे लिया है? यूनान से लिया है। और इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में क्या? हेलेनिस्टिक आर्ट चलाई, जिसे गांधार कला नाम दिया। उत्तर पश्चिमी भारत में इन्होंने जो कला चलाई उसको हमने क्या नाम दिया? गांधार कला, हेलेनिस्टिक आर्ट, गांधार कला। और रेहे यानी प्रयागराज से मिनांडर का अभिलेख मिला है। ऐसे लिख दो ना, रहे, रहे अभिलेख, ताकि रहे अभिलेख कहाँ है? रहे प्रयागराज में। पीछे अपन ने पढ़ ही लिया है। तक्षशिला से के यूनानी राजा ने हेलियोडोरस को दूत बनाकर भागभद्र के दरबार में भेजा। विदिशा के राजा भागभद्र के, और हेलियोडोरस हमसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने भागवत धर्म
ग्रहण कर लिया। ठीक है ना, हम भी खुश हो गए कि चलो बहुत अच्छी बात है। अब शकों की देन एक तो क्या है, क्षत्रप प्रणाली। शकों से हमने क्या सीखा है, तो सबसे पहले तो शकों ने चांदी के सर्वाधिक सिक्के चलाए। चांदी के सबसे ज्यादा सिक्के किसने चलाए हैं, शकों ने। जैसे जोगल, थम्बी, मुद्रा भांड। कहाँ से मिला है, नासिक से मिला है ना। इसमें नहपान के सिक्के गौतमी पुत्र सतकर्णी ने पुनर्मुद्रित किए। नेपाल के सिक्के किसने रिप्रिंट कर दिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। एक हम शकों के ऋणी हैं, क्योंकि हमने उससे क्या ग्रहण की है, क्षत्रप प्रणाली। अरे ये गवर्नर सूबेदार, शकों की देन क्या है, क्षत्रप प्रणाली। तीसरा, चौथा, देवपुत्र की उपाधि। क्षत्रप प्रणाली शकों की देन है। और दुनिया में सबसे पहले देवपुत्र की उपाधि किसने धारण की, शकों ने। शकों ने ही सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के चलाए। और फिर है गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख। कहाँ पे, गुजरात में। इसे रुद्रदामन ने अंकित करवाया। मतलब इसमें लिखा हुआ है 150 ईस्वी। इसमें रुद्रदामन की दो उपाधियां हैं। एक तो कौन सी, महाक्षत्रप। और दूसरी उपाधि है भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक। रुद्रदामन को एक तो महाक्षत्रप कहा गया है, दूसरा भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है।
अच्छा, एक और जरूरी बात है कि इसने अपने खर्चे पर ही क्या किया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अपने व्यक्तिगत खर्चे पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण, झील पहले से मौजूद थी भाई।